नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत को लेकर सीबीआई की जांच जारी है और इस बीच मौत से कुछ महीनों पहले महंत नरेंद्र गिरी की कार का एक्सीडेंट हुआ था और अब ये भी जांच के दायरे में आएगा। अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी से 72 दिन पहले उनकी कार का एक्सीडेंट भी हुआ था। और वहीं आपको बता दें कि 8 जुलाई को महंत नरेंद्र गिरी की कार का यह एक्सीडेंट हुआ था और इस हादसे में वो बाल बाल बचे थे। इस दौरान उनके साथ अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरी भी थे और यह दुर्घटना लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर हुआ था। और इसके अलावा आपको बता दें कि 8 जुलाई को लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात के बाद दोनों संत वापस लौट रहे थे और लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर एक वाहन से टकराने के बाद महंत नरेंद्र गिरी की कार खंबे से लग गई थी और इस हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि महंत नरेंद्र गिरी और अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी को मामूली चोटें आई थी और दोनों संत काफिले की दूसरी गाड़ी पर सवार होकर वापस प्रयागराज आए थे और नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले की जांच कर रही सीबीआई अब इस हादसे पर अपनी नजर लगाए हुए हैं और जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी और 8 जुलाई का कार एक्सीडेंट महज सामान्य हादसा था या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश थी। और इसके अलावा सीबीआई महंत नरेंद्र गिरी के ड्राइवर दुर्गेश ओझा से भी इस बारे में पूछताछ कर सकती है और हादसे के फौरन बाद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले शिष्य सुमित का भी जांच एजेंसी बयान ले सकती है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है और इसके लिए पार्टी ने अपना फोकस युवाओं पर किया हुआ है। और आज युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई और इस बैठक में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या शामिल हुए और बैठक के समापन सत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। तो वहीं महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने युवाओं को जीत का मंत्र दिया। दरअसल इस बार बीजेपी की तैयारी अपने इस यूथ ब्रिगेड के साथ प्रदेश की 1,63,000 बूथ पर जीत हासिल करने की है और इसके लिए पार्टी ने अपनी पूरी रूपरेखा भी तैयार कर ली है और अब उसी के अनुसार आगे बीजेपी काम करती नजर आएगी। लखनऊ में लगभग एक दशक बाद युवा मोर्चा की यह प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल हुए और सभी ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। और प्रदेश कार्य समिति में युवा मोर्चा ने आज एक नया नारा 350 सीट जीतने का दिया है और सांसद तेजस्वी सूर्या का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर युवाओं को इतनी तरजीह दी जाती है और चुनाव में ये यूथ ही बूथ जिताएंगे। बीजेपी ने अपनी जो रणनीति तैयार की है उसके अनुसार यूपी में इस बार सबसे ज्यादा वोटर युवा होगा और इसलिए पार्टी ने खास फोकस इन्हीं युवा वोटरों पर किया है और जल्द ही वोटर लिस्ट में 18+ वाले नए वोटर का नाम जुड़वाने का भी अभियान युवा मोर्चा शुरू करने जा रहा है। और बीजेपी की कोशिश है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ जोड़ा जाए जिससे 2022 में बीजेपी की जीत की राह आसान हो सके। यूपी के कानपुर शहर में भले ही कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस कमिश्नरेट लागू हो गई हो मगर आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ पुलिस की पिटाई से प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की घटना का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि तभी एक बार फिर से शहर के बर्रा थाना क्षेत्र इलाके में बीच बाजार में बदमाशों ने सपा नेता की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। और वहीं बड़ी बात यह रही कि सड़क पर खून से लथपथ गिरे सपा नेता को स्थानीय लोग अपनी स्कूटी पर लाद कर अस्पताल लेकर पहुंचे मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस अब घटना की जांच में जुट गई है। और वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र इलाके में स्थित बर्रा 2 छोटी सब्जी मंडी का है जहां कानपुर देहात से समाजवादी पार्टी युवजन सभा का जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव अपने एक साथी के साथ i10 गाड़ी में बैठा था और स्थानीय लोगों के मुताबिक तभी सफारी से कुछ अज्ञात बदमाश आए और हर्ष की गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर दी और वहीं अपने ऊपर गोली चलता देख हर्ष जब अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही कार से उतरकर
भागा तो बदमाशों ने उसे दौड़ाकर बीच सड़क खुलेआम सिर में गोली मार दी, जिससे हर्ष सड़क पर ही गिर गया और जिसके बाद मौके से सभी बदमाश भाग निकले और जिनके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में मृतक की जान बचाने के लिए मोटरसाइकिल पर ही उसे लाद लिया और अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टरों ने सपा नेता हर्ष को मृत घोषित कर दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। पंचायत चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी अभी बीजेपी बैलेट वोट से हारी है और पूरा चुनाव बैलेट वोट से और वहीं गाजीपुर सदर का विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता राज्य मंत्री बनने के बाद शुक्रवार को जनपद में उनका प्रथम आगमन हुआ और इस दौरान जिले की सीमा प्रवेश करने के साथ ही उनके स्वागत का दौर भी शुरू हो गया और ओडिहार, सैदपुर, पियरी, देवकली, पहाड़पुर, नंदगंज, सहेड़ी, महाराजगंज में उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सहकारिता मंत्री नगर के खजुरिया स्थित स्टार पैलेस और फिर पार्टी के द्वारा आयोजित रॉयल पैलेस में भव्य स्वागत कार्यक्रम किया गया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया और इस दौरान अपने स्वागत से लबरेज मंत्री संगीता बलवंत ने बताया कि आज उनका स्वागत बीजेपी कार्यकर्ता और आमजन के साथ ही इंद्रदेव की जी लगातार सुबह से करते चले आ रहे हैं और वहीं 2022 की रणनीति पर उन्होंने बताया कि 2017 से पहले की पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया है कि योगी मंत्रिमंडल ने उसे व्यवस्थित तरीके से सजाया और संवारा की और हमारा उत्तर प्रदेश पूरे देश में रोल मॉडल की तरह देखा जा रहा है और प्रदेश में हुए विकास को देखते हुए आने वाले समय में प्रदेश की जनता एक बार फिर से योगी सरकार पर विश्वास जताएगी और उन्होंने आगे कहा कि एक दिन पहले लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा भी मौजूद थे और पूर्ववर्ती सरकारों ने सहकारिता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और ये गांव और गरीबों तक पहुंचने का विभाग है, लेकिन पूर्व के सरकारों ने नहीं दिया था। जब योगी सरकार आई है तो सहकारिता पर बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और बावजूद इसके बहुत से ही जिले कमजोर जिले में शुमार है, जिसमें गाजीपुर जनपद भी है। लेकिन जब योगी सरकार ने पूर्वांचल से हमें सहकारिता मंत्री बनाया, आने वाले दिनों में यह जनपद में काफ़ी जनपद दिखेगा और इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को धन्यवाद भी दिया। महाराजगंज जनपद के सोनौली थाना क्षेत्र के भगवानपुर बॉर्डर के समीप नेपाल के पंगडंडी और खेतों के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रही उज्बेकिस्तान की निवासी 2 युवतियों को पुलिस और एसएसबी की संयुक्त गश्ती दल की टीम ने गिरफ्तार किया है और दोनों विदेशी युवतियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम का केस दर्ज कर सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई है और भगवानपुर नेपाल बॉर्डर के नजदीक पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम गश्त पर थी। तभी नेपाल सीमा की तरफ पगडंडी के रास्ते 2 युवती आती दिखाई दी और सुरक्षा एजेंसी ने जब उन्हें रोका और उनकी पहचान करने की कोशिश की तो देखा कि दोनों युवतियां चेहरे से विदेशी प्रतीत हो रही थी और शुरुआती पूछताछ में दोनों महिलाओं ने बताया कि वो उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं और वो भारत में दाखिल होना चाहती है और जांच के दौरान उनके पास भारत में प्रवेश करने के लिए वीज़ा, पासपोर्ट सहित अन्य कोई भी वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एसपी ने बताया कि नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रही गिरफ्तार विदेशी महिलाओं ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि वो दिल्ली में इलाज कराने जा रही थी और दोनों के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर विभिन्न खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर के वार्ड में भर्ती मानसिक दिव्यांग युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया और घटना का आरोप मेडिकल कॉलेज के नजदीक एक मेडिकल स्टोर के कर्मचारी पर है और घटना की जानकारी तब हुई जब युवती अपने बेड से गायब थी और सुरक्षाकर्मी ने जब उसे खोजना शुरू किया तो वो बाथरूम से निकली और अंदर मौजूद युवक पर गलत हरकत का आरोप लगाया और वहां मौजूद मेडिकल कॉलेज के सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया
और वहीं आपको बता दें कि एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर के प्रथम तल रिकवरी वार्ड ईएसटी में मानसिक रूप से दिव्यांग करीब 22 वर्षीय युवती 18 जुलाई से भर्ती है और उसे आरपीएफ द्वारा एक्सीडेंट में जख्मी होने पर भर्ती कराया गया था। तब से उसका वहीं इलाज चल रहा है और उसके घर परिवार की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मेडिकल कॉलेज स्टाफ ही उसकी देखरेख भी कर रहा था। और घटना कल रात करीब 12:30 बजे मेडिकल के स्टाफ ने जब युवती को बेड पर नहीं देखा तो युवती को इधर उधर तलाशना शुरू किया और इसी बीच मुख्य गैलरी के बाथरूम से युवती हड़बड़ाती हुई निकली और पीछे से बाहर निकल रहे एक युवक पर खुद के साथ गलत काम करने का आरोप लगाया और सुरक्षाकर्मी ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पूछताछ में उसने अपना नाम वारसी के महेशपुर फाटक निवासी वारिस बताया और कहा कि वो बाहर मेडिकल स्टोर पर नौकरी करता है। इस पर तत्काल मेडिकल कॉलेज अधिकारियों को पूरा वाकया बताया गया और खबर पर सिविल लाइंस पुलिस पहुंच गई और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और वहीं सीओ सिविल लाइन ने बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड के बाद कानपुर में सपा नेता की हत्या और अब राजधानी लखनऊ में एक ठेकेदार के मर्डर का मामला सामने आया। और वहीं लखनऊ के गोसाईगंज में निर्मल अग्निहोत्री नाम के शख्स की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी और वहीं बाराबंकी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और जानकारी के मुताबिक निर्मल अग्निहोत्री का महावीर ट्रस्ट की जमीन को लेकर 2 गुटों से विवाद चल रहा था और विवादित ट्रस्ट की जमीन पर ठेकेदार के तौर पर निर्मल अग्निहोत्री निर्माण करवा रहा था और बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के चलते मंदिर के पुजारियों और उनके सहयोगियों ने निर्मल अग्निहोत्री नाम के शख्स की पीट कर हत्या कर दी और घटना के बाद से पुजारी और उसके सहयोगी मंदिर परिसर छोड़कर फरार है। और वहीं डीसीपी गोपाल चौधरी ने बताया कि पुलिस को गश्त करने के दौरान एक डेड बॉडी मिली थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि डेथ का कारण क्या है, लेकिन प्रथम बार देखने में लग रहा है कि हत्या हुई है और बाकी जांच जारी है और इस मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। जैसे ही तहरीर मिलती है तो उस पर मुकदमा दर्ज करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।